प्यारे बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड हैव अ गुड डे। आज अपनी इस वीडियो में मैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर ले रही हूँ। आप सब मेरी वीडियो लगातार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड में मैं बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप लोगों के जो भी सवाल हो, आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपको उनके जवाब भी देती रहूंगी। इस अध्याय में हम सोवियत संघ का विघटन, एक ध्रुवीय विश्व, मध्य एशियाई संकट, अफगानिस्तान, खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण (CIS) और 21वीं सदी अरब स्प्रिंग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। In this chapter, we will read in detail about the disintegration of the Soviet Union, the unipolar world, the Central Asian crisis, Afghanistan, the Gulf War, democratic politics and democratization, CIS, the 21st century अरब स्प्रिंग। ये देखिए बेटा, ये मैंने आपके लिए लेके आई हूँ USSR का पॉलिटिकल मैप। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जो येलो कलर में है वो रशिया है, रूस है, और बाकी 14 जो रिपब्लिक स्टेट्स थी उनको अलग कलर से दिखाया गया है। ये याद रखिएगा, रूस जो है वो सबसे बड़ा रिपब्लिकन स्टेट था। शीत युद्ध के दौरान हमारा विश्व 2 ध्रुवों में बट गया था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया है कि एक गुट का नेतृत्व जो है वो अमेरिका कर रहा था और दूसरे खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। लेकिन साम्यवादी खेमे के विघटन के साथ ही 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया और हमारा विश्व एक ही ध्रुवीय विश्व बन के रह गया। The bipolar world originated during the Cold War. The leadership of one camp was in the hands of America and the leader of the other camp was the Soviet Union. But with the disintegration of the communist camp, the 2 polarities also came to an end. 2 ध्रुवीयता का अर्थ आप नोट कीजिए बेटा। 2 ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? 2 ध्रुवीयता वह व्यवस्था है जिसमें 2 महाशक्तियों का अस्तित्व होता है तथा जिनकी क्षमताएं प्रायः तुलनात्मक होती हैं, उसे 2 ध्रुवीकरण कहते हैं। तुलनात्मक का मतलब क्या होता है? तुलना करने वाला, कि एक दूसरे के साथ तुलना में ही रहते हैं, मैं बड़ा कि तू बड़ा। इस तरह से दोनों के बीच तुलना रहती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 विरोधी अथवा प्रतिपक्षी राज्य या ब्लॉक्स होते हैं तथा जिसमें दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। दोनों ब्लॉक एक दूसरे को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। जो गुट बन गए हैं वो एक दूसरे को आपस में सुरक्षा का भी खतरा लगता है, क्योंकि ये हथियारों की होड़ में लगे रहे और
अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सदस्यों को बढ़ाने के लिए, उनको सैनिक सुरक्षा देने के लिए हथियारों की होड़ शुरू कर दी। जब हथियारों की होड़ की तो एक दूसरे के लिए खतरा भी बन गया। Meaning of bipolarity: the system in which two superpowers exist and whose capabilities are often comparable is called bipolarity. This is a system in which there are two opposing or antagonistic states or blocks, and in which both consider each other as their enemy. Both blocks consider each other as a threat to their security. बर्लिन की दीवार, आप कहेंगे ये बीच में जब हम सोवियत संघ कर रहे हैं तो बर्लिन कहाँ से आ गया? यस, बर्लिन की दीवार सोवियत संघ के विघटन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम इसके बारे में बताते हैं। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। पश्चिमी बर्लिन पूंजीवादी था और पूर्वी बर्लिन साम्यवादी था। ये देखिए बेटा, यहाँ पर मैं आपके लिए बर्लिन की दीवार का चित्र लेकर आई हूँ। एक तरफ आपको दिखाई दे रही है बर्लिन की दीवार बनी हुई है, लोग एक तरफ खड़े हैं पर वो दूसरी तरफ नहीं जा सकते। और दूसरी फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि उस दीवार को किस तरह से तोड़ दिया गया। और जब उस दीवार को तोड़ दिया गया तो लोग पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन आपस में एक हो गया और एक दूसरे की जगह पर जाना आसान हो गया था। Berlin Wall was a symbol of division between the capitalist world and the communist world. Built in 1961, this wall separated West Berlin from East Berlin. West Berlin was the capitalist, whereas East Berlin was the communist. This wall, more than 150 kilometers long, stood for 28 years, and finally the public broke it on 9th of November 1989. CIS. Yes, CIS is also a very important term. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। CIS स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। यह सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 राज्यों का संघ बना। रूस भी इसमें एक गणराज्य रहा है। मीनिंग ऑफ CIS: Commonwealth of Independent States. It became a union of 15 republics after the dissolution of Soviet Union. Russia remained a republic in it. सोवियत संघ यानी कि USSR
मैं आपको सोवियत संघ के बारे में भी बताती हूँ। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ की स्थापना की गई थी। सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य थे, अर्थात 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। साम्यवादी विचारधारा समानता पर आधारित होती है। वर्ग विहीन समाज होता है जिसमें अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, अलग अलग कोई भी वर्ग नहीं होता। इसीलिए गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए साम्यवादी विचारधारा के अनुसार सोवियत संघ का गठन किया गया। सोवियत यूनियन, द यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स यानी कि USSR came into existence after the Russian Bolshevik Revolution of 1917. There were 15 republics in total in the Soviet Union. That is, the Soviet Union was formed combining 15 different countries. The Soviet Union was built keeping in mind the interests of the poor. It was built according to socialism and communist ideology. यहाँ पर बेटा मैं आपको दिखा रही हूँ सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए गणराज्य। सबसे बड़ा येलो कलर में है रूसी गणराज्य, उसके बाद ग्रीन बड़ा सा कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लताविया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। इंग्लिश में भी आप नोट कर लीजिए। रशियन रिपब्लिक, कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कारक। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में निम्नलिखित कारकों ने योगदान दिया। Factors that made Soviet Union a superpower. The following factors contributed to making the Soviet Union a superpower after the Second World War. संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक विकसित अवस्था में थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की संचार प्रणाली में भी अनेक परिवर्तन आए। उस समय सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक उन्नत अवस्था में थी। Like United States, the economy of Soviet Union was also in much more developed state than other countries of world. After the Second World War, there were many changes in the communication system of the Soviet Union. At that time, the communication system of the Soviet Union was in a very advanced state. मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बेटा
आपको एक फैक्ट बताने का, रूस में दाढ़ी बनाने के ऊपर टैक्स लगता था सर द पीटर्स ग्रेट के शासनकाल में। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।